Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So मैं आपसे डिस्कस कर रही थी प्लांट फिजियोलॉजी एंड फोटोसिंथेसिस. मैंने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस के 2 लेक्चर्स जिसमें कि बहुत सारे बेसिक चीजें डिस्कस की थी. वो आपके चैनल पे पोस्ट हो चुकी है प्लेलिस्ट में. आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि आज की क्लास में मैं आगे की चीजें स्टार्ट करूंगी जहां पर जो बेसिक पार्ट है उसके टर्म्स आएंगे. वो टर्म्स आपको समझने के लिए वो दोनों वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को. होप आप सब सही हैं. ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 एंड 2 ऑलरेडी जा चुका है. मैं डिस्कस कर रही थी अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में एंड ग्रीन एल्गीज एंड कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में, इनमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हायर प्लांट्स में देखा जाता है कि 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है एंड दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. ये दोनों रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज बनेगा, जो प्लांट्स में फूड बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है, इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से बनता है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें अगेन 2 अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं. एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होते हैं इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप रिकॉल करें तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में. तो पहला मेरा हो गया लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. ये हो गया आपका, जिसमें 2 तरह के प्रोसेसेस हैं. एक तो नॉन साइक्लिक पैटर्न में चलता है और एक साइक्लिक. अब अगर इस पाथवे में या इस रिएक्शन में क्या होता है, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है. सो प्रोडक्ट हमें मिलता है एटीपी, ऑक्सीजन एंड आपका NADPH. सो ये आपके लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है. इसके बाद ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं ये यूज होते हैं इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और द डार्क रिएक्शन. जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट है दैट इज ATP एंड NADPH, इनका यूज होता है, इन्हें रिड्यूस किया जाता है. इनका यूज होता है टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके हमें शुगर बनाना है और वो शुगर मॉलिक्यूल या वो शुगर कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो प्लांट यूज करता है एज अ फूड सोर्स. तो वो प्रोडक्शन के लिए, फॉर दैट प्रोडक्शन एक दूसरा रिएक्शन चलता है विच इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन. इसमें लाइट की इंपॉर्टेंस या लाइट का यूज नहीं होता है. इसमें जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर. सो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में आपका आता है C3 साइकिल. इसी को हम बोलते हैं केल्विन बेंसन साइकिल. सो ये 2 आपके मेन रिएक्शंस हैं जिसमें पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है. अब मैं स्टार्ट करूं तो अब वी आर गोइंग टू डिस्कस द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये क्या होता है, इसमें नॉन साइक्लिक मींस इसमें विदाउट एनी साइकिल के प्रोसीजर के एक Z स्कीम में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का फ्लो होता है, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ATP और NADPH बन रहा है. ये आपका जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस लाइट के हेल्प से ATP का प्रोडक्शन होना इन अ नॉन साइक्लिक पैटर्न. ये जो नॉन साइक्लिक है इसे हम बोलते हैं Z स्कीम. Z स्कीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक Z पैटर्न में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम देखते हैं एंड यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का. तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. सो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जब लाइट मॉलिक्यूल, लाइट का एक फोटोन क्लोरोफिल के ऊपर पड़ता है तो ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल
रिड्यूस होते हैं एंड क्या होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इनका फ्लो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2 और फाइनली ये फोटोसिस्टम 1 से होता हुआ फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है लास्ट में, दैट इज NADP+। सो ये NADP+ जो है ये फॉर्म करता है NADPH या ये रिड्यूस होता है NADPH में। ये पूरा प्रोसेस चलिए देखते हैं। ओके, सो Z स्कीम में क्या होता है, सबसे पहले कुछ यहाँ पर टर्म्स है, मैं आपको बता दूं। मैंने PS2 एंड PS1 के बारे में मैं आपको बताया था कि फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1, ये जो फोटोसिस्टम 2 है ऑफ क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, ये जो रिएक्शन सेंटर्स है फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1, जो PS2 है आपका, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं इसमें जो क्लोरोफिल होते हैं, एंड इसीलिए हम इसे बोलते हैं P680। P680, P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट। वहीं पर जो आपके PS1 है, PS1, ये जो PS1 है ये अब्सॉर्ब करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर एंड इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये अब्सॉर्ब करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, इसीलिए हम इसे बोलते हैं P700। सो अगेन यहाँ पर सिमिलर पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स मेंशन्ड है कि द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ऑफ PS फोटोसिस्टम 1 absorb maximally at 700 नैनोमीटर इन द रिड्यूस्ड स्टेट। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ऑफ PS1 वो अब्सॉर्ब करता है मैक्सिमम 700 यानी 700 नैनोमीटर की लाइट को इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ये अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके बाद ये लाइट को अब्सॉर्ब करता है एंड अपने फर्दर जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होते हैं एंड मूव टू द एक्साइटेड स्टेट, जो और फाइनल वहां से फिर अगेन हम एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। सो यहाँ पर इस PS1 की बात में जो की जा रही है, इसमें जो क्लोरोफिल है इसे हम P700 बोलते हैं बिकॉज P स्टैंड फॉर द पिगमेंट और 700 नैनोमीटर की लाइट यूज हो रही है। दूसरा यहाँ पर है कि सिमिलरली PS2 में 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको P680 बोलते हैं। अब photons excite the specialized chlorophyll of the reaction center P680 for PS2 and P700 for PS1 and the electron is ejected. So photon, light का जो photon है, जो light के small packets होते हैं जिनको हम photon बोलते हैं, ये जैसे ही chlorophyll पे पड़ेंगे of PS2 and PS1, ये इजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को और एक हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखता है। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो या ये जो मैकेनिज्म है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन कर रहा है NADPH का और ATP का, बिकॉज ये दोनों यूज होते हैं हमारे डार्क रिएक्शन में जिसमें कि CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है। अब यहां पर आगे इस साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले P680 से क्या होता है, P680 पे लाइट जो है वो पड़ता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है P680 एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसके एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड द इलेक्ट्रॉन मूव टू द फियोफाइटिन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मूव करता है फियोफाइटिन में। सो इसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव करता है फियोफाइटिन में। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है इन प्लास्टोक्यूनोन A एंड प्लास्टोक्यूनोन A के बाद मूव करता है इन प्लास्टोक्यूनोन B। प्लास्टोक्यूनोन A से प्लास्टोक्यूनोन B के पास जाएगा एंड प्लास्टोक्यूनोन B से ये जाता है साइटोक्रोम B6F। अब यहां से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है और ये एक्यूमुलेट करते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं जिससे कि हमारा ATP का प्रोडक्शन हो। सो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से ADP से ATP का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब साइटोक्रोम B6F से
इलेक्ट्रॉन मूव करता है प्लास्टोसाइनिन में मूव करता है, एंड इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से मूव करता है P700 में, जो कि हमारा PS1 का क्या है, PS1 का यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 जो है यहाँ प्रेजेंट है, एंड इसके पूरे रिएक्शन सेंटर ये है PS1 का, एंड यहाँ पर 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसे P700 बोल रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से डायरेक्टली मूव करता है P700 में। अब P700 में अगेन लाइट एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर की, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसके एक्साइटेड स्टेट में P700 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो यहाँ पर इसका है यहाँ मूव करता है, एंड इससे A0 जो कि हमारा फिलोक्विनोन है A1, इसके बाद कुछ आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं FeSX एंड FeSA, FeSB, फिर हमारा फेरेडॉक्सिन FeSA, थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया, थोड़ा और उधर मुझे बनाना चाहिए था, बट आप देख सकते हैं FeSA, FeSB, फेरेडॉक्सिन, यहां से मैं यहां मेंशन कर सकती हूं फेरेडॉक्सिन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा FNR में, इसके बाद फाइनली यहां पर NADP प्लस जो है ये रिड्यूस होता है NADPH में। सो ये आपका पूरा एक साइक्लिक फ्लो है ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या हो रहा है, एक तो हमारा ATP का प्रोडक्शन देखा जा रहा है, एंड दूसरा आपका NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो कि इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुए थे इनिशियली, इसे ऑक्सीडाइज होता है वाटर के ऑक्सीडेशन से हमें, या फोटोलिसिस ऑफ वाटर से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो कि वी यूज एज फॉर रेस्पिरेशन, हम यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, एंड यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वापस से P680 को मिल जाता है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट प्रोसेस है जिसे हम Z स्कीम बोलते हैं या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, एंड हमारा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ATP एंड NADPH अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। अब ये पूरा साइकिल अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है काफी क्लियरली। यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है जहां पर क्या हो रहा है, P680 को वापस से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। सबसे पहले P680 लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव टू द एक्साइटेड स्टेट, इसके बाद फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन A, प्लास्टोक्विनोन B, इसके बाद साइटोक्रोम B6F, यहां से प्लास्टोसाइनिन एंड P700 रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस्ड P700 लाइट को अब्सॉर्ब करेगा ऑफ 700 नैनोमीटर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव टू द एक्साइटेड स्टेट, इसके बाद जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फिलोक्विनोन A0, A1, FeS जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन है, FeSA, FeSB, FD जो कि फेरेडॉक्सिन है, और FNR के पास जाता है जो कि फ्लैवोप्रोटीन है। इसके बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन मूव टू द NADP प्लस को रिड्यूस करते हैं NADPH। सो ये आपका कंप्लीट Z स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है, जिसमें हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके पूरे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी इन द लाइव सेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आया है आपसे पूछा है, स्टेटमेंट्स में आपसे पूछा है कि कौन यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कौन सेकंड है, इस तरीके से पूछा है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। जो प्लास्टोक्विनोन A है वो क्या होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो इमोबाइल होते हैं कि ये मूव नहीं कर सकते, ये टाइटली बाउंड है, ये यहाँ पर टाइटली बाउंड होते हैं। लेकिन जो आपका B है, ये B जो है ये थोड़ा लूजली बाउंड होता है। सो ऐसे भी स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आए कि कौन टाइटली बाउंड और कौन लूजली बाउंड है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा फियोफाइटिन है, एंड फाइनली यहाँ पर NADPH हमें मिल रहा है जो कि हम यूज करेंगे इन द डार्क रिएक्शन। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। सो PS2 में ही इलेक्ट्रॉन को वापस से दिया जाता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। नाउ यहां पर कुछ पॉइंट्स है, पहले हम एक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो यहां पर अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस है
ये जेड स्कीम जहां चल रहा है, ये कॉम्प्लेक्सेस कहां प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, और इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे 4 इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि 4 मेन इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स हैं, मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंड ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है आपका फोटोसिस्टम 2, ये वाटर को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन में इन द थाइलेकॉइड ल्यूमेन। थाइलेकॉइड ल्यूमेन में ये काम हो रहा होता है, एंड रिलीज प्रोटॉन इनटू द ल्यूमेन। आप देख सकते हैं कि जो आपका थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन्स पे ये सारे प्रेजेंट है, और ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन मींस अंदर का जो पार्ट होता है ल्यूमेन, उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। बाहर क्या होगा थाइलेकॉइड के, जो हम क्लोरोप्लास्ट का जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, बाहर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। सो ल्यूमेन में प्रोटॉन को हम अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एटीपी सिंथेसिस करनी है, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट स्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट रीजन हम क्या कर रहे हैं? ल्यूमेन में प्रोटॉन को इकट्ठा कर रहे हैं या फिर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो फोटोसिस्टम 2 जो है, ये वाटर को ऑक्सीडेशन करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन तो PS2 को मिल जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, एंड आपका प्रोटॉन ल्यूमेन में इकट्ठा होता है। इसके बाद साइटोक्रोम B6F receive electron from PS2 and deliver them to PS1। सो यहाँ पर साइटोक्रोम B6 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को PS2 से ले रहा है, PS1 की तरफ भेज रहा है, और यहाँ पर प्रोटॉन्स को ल्यूमेन में ये भी जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर एक्यूमुलेट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट स्टैब्लिश करना है। नाउ PS1 रिड्यूस NADP टू NADPH। जब PS1 की तरफ फाइनली जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था NADP+, और वो रिड्यूस हो रहा था NADPH में, एंड ये कहां होता है? इन द स्ट्रोमा बाय द एक्शन ऑफ फेरेडोक्सिन एंड फ्लैवोप्रोटीन फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज या फिर FNR। फाइनली एटीपी सिंथेज, ये भी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनको एटीपी सिंथेसिस करनी है। ये क्या करते हैं? जो भी एक्यूमुलेट हुआ है प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से, ये क्या करते हैं? प्रोटॉन को पंप बैक या डिफ्यूज बैक करते हैं ल्यूमेन के बाहर स्ट्रोमा में, एंड हमारा एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस वहां पर कैरी आउट होता है। सो ये जो पूरा पॉइंट है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। सबसे पहले PS2 है, जो कि ऑक्सीडेशन कर रहा है वाटर का, यानी वाटर को तोड़ रहा है, स्प्लिट कर रहा है ऑक्सीजन में और H+ में। ये H+ ल्यूमेन में इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो हमारा ल्यूमेन है, एंड ये बाहर का स्ट्रोमा पार्ट है। सो यू कैन सी हियर कि ल्यूमेन में प्रोटॉन से इकट्ठा हो रहा है। इसके बाद प्लास्टोक्यूनोन्स। अब प्लास्टोक्यूनोन्स जब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो ये रिड्यूस हो जाते हैं। सो इनका रिडक्शन कैसे होता है, और इनका जब ये रिड्यूस होते हैं तो इनका नेम भी बदलता है, इनका नाम भी बदलता है। जैसे PQ से PQH2 ये चेंज होता है। ये कैसे होता है हम डिस्कस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, एंड फाइनली साइटोक्रोम B6 पाएगा, विच अगेन ल्यूमेन में क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन को यानी प्रोटॉन को क्या कर रहा है? एक्यूमुलेट करा रहा है। इससे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन एंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन कौन कौन रिलीज करवा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रॉन को जाना है NADP+ के पास और उसे रिड्यूस करना है NADPH में। सो मैंने आपको बताया PS2 जो है, PS2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6 पे जाएगा, B6 से जाएगा प्लास्टोसाइनिन, देन जाएगा P700। इसके बाद FD और FNR के साथ फाइनली आपका NADP+ रिड्यूस होता है NADPH में। साथ में प्रोटॉन का भी देख लेते हैं। प्रोटॉन आपका एक्यूमुलेट करता है पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से, दूसरा है जब साइटोक्रोम B6 जो है अगेन एक्यूमुलेट कर रहा है प्रोटॉन्स को, एंड फाइनली जब प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ द प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है ये डिफ्यूज होंगे एटीपी सिंथेस से बाहर ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, और एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से सिंथेसाइज होता है एटीपी इन द स्ट्रोमा। अब ये जो रिड्यूस प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोक्यूनोन है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो रिड्यूस प्लास्टोक्यूनोन है, जो प्लास्टोक्यूनोन्स होते हैं, ये इनिशियली क्या होते हैं? PQ के फॉर्म में होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, जो प्लास्टोक्यूनोन है, प्लास्टोक्यूनोन ये जो प्लास्टोक्यूनोन है,
एक बार इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ये रिड्यूस होते हैं, ये रिड्यूस होते हैं, पार्शियली रिड्यूस होते हैं, पार्शियल रिड्यूस होंगे एंड इनको हम बोलते हैं सेमीक्यूनोन। क्या बोलते हैं? सेमीक्यूनोन। इसके बाद ये वापस से एक बार और जब इलेक्ट्रॉन को लेंगे एंड साथ में ये बैलेंस आउट करने के लिए प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट करते हैं एंड ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं QH2 का, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। ठीक है, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। सो इनके भी चेंजेस देखने को हमें मिलता है जब भी क्या ये चीज हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन है कि दो प्लास्टोक्विनोन सीक्वेंशियल फैशन में प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स टू QB यानी प्लास्टोक्विनोन B रिड्यूस इट टू प्लास्टोक्विनोन QB2-। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक्सेप्ट कर रहा है एंड ये रिड्यूस हो जा रहा है, पार्शियल रिडक्शन कर रहा है एंड इसके बाद ये वापस से दो प्रोटॉन को स्ट्रोमा साइड से लेता है और फुल्ली रिड्यूस हो जाता है इन प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन डिसोसिएट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स एंड एंटर द हाइड्रोकार्बन पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन वेयर इट इज ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम BF। तो ये एक बार जब फुल्ली रिड्यूस होते हैं, वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं साइटोक्रोम B6F पे। सो अगर मैं दिखाऊं किस तरीके से होते हैं, ये है प्लास्टोक्विनोन का स्ट्रक्चर, ये क्विनोन है, क्विनोन इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद प्लास्टो सेमीक्विनोन कहलाते हैं। आफ्टर दैट ये स्ट्रोमा से दो हाइड्रोजन को लेकर के फुल्ली रिड्यूस फॉर्म में प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये पॉइंट बताने का सिर्फ इतना मतलब है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे CSIR ने रिसेंटली पूछा है इन स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स में इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हैं और ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब जो कि हमने क्या देख लिया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस। अब एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी होता है। ये कब होता है? ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये तब होता है जब NADPH की जरूरत नहीं होती है और सिर्फ ATP की जरूरत होती है, तो ये प्रोसेस होता है। इसमें एक साइक्लिक फ्लो में इलेक्ट्रॉन होता है, PS1 इसमें इन्वॉल्व होता है। PS1 मींस P700, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन डिलीवर होंगे प्राइमरी एक्सेप्टर से, FD के पास जाएंगे, FD से ये जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जहां पर ATP की सिंथेसिस होगी एंड ये वापस प्लास्टोसाइनिन से अपने रिएक्शन सेंटर में चले आते हैं। तो एक साइक्लिक वे में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर P700 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A0, A1, FES, FD और FNR। सो वो जो पूरा ये वाला प्रोसेस था, सो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, सो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से A0, A1, FD, ये सारे से FD के बाद वापस साइटोक्रोम B6 के पास आएगा एक साइक्लिक वे में। B6 के पास से प्लास्टोसाइनिन में आएगा एंड प्लास्टोसाइनिन से ये यहां आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक फ्लो को बता रहा है कि ये 1, 2 इधर से। सो दिस इज द साइक्लिक फ्लो। फिर से अगर मैं बताऊं साइक्लिक फ्लो के बारे में, सो फिर से बताऊं तो क्या हो रहा है, PS1 हमारा P700 है, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे A0, A1, FES, FEX, SX, FESA, FESB, FESB, इसके बाद FD, FNR एंड इसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं साइटोक्रोम B6F के पास एंड फाइनली प्लास्टोसाइनिन से ये वापस आ जाएंगे एक साइक्लिक फ्लो को मेंटेन करते हुए PS1 में। सो ये जो एक साइक्लिक फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, इससे क्या होता है, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ATP के लिए ये होता है और ये C4 प्लांट्स में देखा जाता है। जब बंडल शीट पे क्लोरोप्लास्ट के ATP का एक्यूमुलेशन करना है, वहां पर जो ATP सोर्स के लिए ये जो है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर NADPH जो है वो नहीं बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ ATP बन रहा है। सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहां से, P700 टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन A0, A1, FEX,
FeS-A, FeS-B, FD, FNR, साइटोक्रोम B6F, इसके बाद प्लास्टोसाइनिन एंड वापस से P700। तो ये पूरा साइक्लिक फ्लो है एंड फ्लो इंपॉर्टेंट है लर्न करना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सीरीज और ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट्स वाला एंड ऐसे सिंपल ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। सो ये एटीपी सिंथेसिस जो सिंथेस है, किस तरीके से इसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट है एंड किस तरीके से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, इस स्लाइड में ये मेंशन्ड है। अब एक दो यहाँ पर इनहिबिटर्स हैं जो इस फोटोफॉस्फोरिलेशन के नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फ्लो को ब्रेक करते हैं। सो यहाँ पर पहला जो है वो है आपका DCMU। DCMU को डायूरॉन भी बोलते हैं। ये डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया है। ये कैसे इनहिबिट करता है, ये एक हर्बिसाइड की तरह काम करता है और ये ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एट द क्यूनोन एक्सेप्टर ऑफ PS2। सो PS2 में जो क्यूनोन एक्सेप्टर है ये वहां पर ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्रेक करता है और बाइंड करता है प्लास्टोक्यूनोन की बाइंडिंग साइड से, जो कि नॉर्मली QB ऑक्यूपाई करता है, प्लास्टोक्यूनोन B ऑक्यूपाई करता है, उसकी साइड पर जाकर के ये बाइंड कर लेते हैं। दूसरा है पैराक्वेट। पैराक्वेट जो है ये भी PS1 को ब्लॉक करते हैं by accepting electron from the early acceptors of PS1 and then reacting with oxygen to form superoxide। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ ये इनहिबिट करते हैं और PS1 को, और फाइनली यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये सुपर ऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल होता है, कहीं भी अगर बन रहा है तो ये जो होते हैं ये अननेसेसरी रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही वेस्टफुल होता है और हार्मफुल होता है, और ये डैमेज कॉज करता है टू द क्लोरोप्लास्ट कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स हैं या फिर इनहिबिटर्स हैं जो कि इस PS2 और PS1 में इन द साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फ्लो में ये इनहिबिट करते हैं रिएक्शंस को। So this was about the whole process of non-cyclic and cyclic photophosphorylation. So in the next class we are going to study about the कुछ photo protective mechanism के बारे में हम पढ़ेंगे, photo inhibition के बारे में पढ़ेंगे, and then हम dark reaction पे switch कर लेंगे। So ये photosynthesis is very important for your exam। photosynthesis बहुत important है and इसीलिए मैंने यहाँ से start किया है। आप lectures को जरूर देखिए and कुछ भी आपको क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर्स एक बार हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको PYQs डिस्कस करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।